स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं, विषय हिंदी से पाठ अकेली, जो कि मन्नू भंडारी जी की रचना है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छे तरीके से इस पाठ को समझने वाले हैं और वीडियो के अंत तक आपको पूरा पाठ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले छोटा सा यहाँ पर परिचय मन्नू भंडारी जी का। हिंदी की चर्चित कहानीकार मन्नू भंडारी का जन्म सन 1931 ईस्वी में भानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ। इनका जन्म हुआ था 1931 में भानपुरा मध्य प्रदेश में। चर्चित स्त्री रचनाकार के रूप में इन्होंने बहुत सी कहानियाँ लिखी हैं, जो 8 संग्रहों में संकलित है। बहुत सारी इन्होंने रचनाएं किया है, कहानियाँ लिखी है और इनको 8 संग्रहों में एकत्रित कर लिया गया है। उनकी एक कहानी यही सच है पर हिंदी में फिल्म बनी, जो बहुत लोकप्रिय हुई थी। फिल्म अभी बनाया गया है, यही सच है इसकी कहानी पर। और उन्होंने कई उपन्यास भी लिखे हैं, जिनमें से महाभोज और आपका बंटी विशेष उल्लेखनीय है। तो ये रहा इनका छोटा सा जीवन परिचय मन्नू भंडारी जी का, जो कि एक चर्चित स्त्री रचनाकार के रूप में इन्होंने बहुत सारी क्या किया है, रचनाएं किया हुआ है। चलिए अकेली पाठ पढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि पाठ में क्या होने वाला है। यहाँ एक अकेली एक ऐसी महिला जिसका नाम था सोमा, उसको सब बुआ बोलते थे। तो सोमा बुआ के जीवन में ये जो पाठ है उसको बताया गया है, जो कि बहुत ही अकेली पड़ जाती है। तो कैसे वो जो है अकेलेपन के साथ अपना जीवन जो है यापन करती है, उसको इस पाठ में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। चलिए पढ़ते हैं पाठ। सोमा बुआ बुढ़िया है, सोमा बुआ परित्यक्ता है और सोमा बुआ अकेली है। ये सोमा बुआ कहानी की जो मेन पात्र है सोमा बुआ है। वो कैसी है, बुढ़िया है, परित्यक्ता यानी कि त्यागी हुई स्त्री, उसके पति ने उसको त्याग दिया। साथ ही साथ वो कैसी है, अकेली है। सोमा बुआ का जवान बेटा क्या जाता रहा, उनकी अपनी जवानी चली गई। पति को पुत्र वियोग का ऐसा सदमा लगा कि वे घर बार पत्नी तज कर तीर्थवासी हुए और परिवार में ऐसा कोई सदस्य नहीं जो उनके एकाकीपन को दूर करता। सोमा बुआ नाम की एक महिला थी और उसका जो जवान बेटा उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसका जो जवान बेटा है वो जवानी में ही उसकी मृत्यु जो है हो जाती है। तो उनके जो पति हैं यानी कि सोमा बुआ के, उनको अपने बेटे के गुजर जाने का बहुत बड़ा क्या होता है, दुख होता है, सदमा उनको लगता है। और वो जो है अपनी पत्नी यानी कि सोमा बुआ और अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ करके कहाँ चले जाते हैं, तीर्थ निकल जाते हैं, घर वगैरह सब छोड़ देते हैं। और उनका जो एकाकी जो पन है, मतलब जो एकांत जो पन है, उसको कोई भी दूर नहीं कर पाता। पिछले 20 वर्षों से उनके जीवन में इसी तरह एक रास्ता में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उपस्थित नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं आया। 20 वर्ष बीत गए हैं, वो भी आज भी कैसे रहती है, अकेले ये जो है जीवन यापन करते हैं। उनके पति जो है निकल जाते हैं तीर्थ यात्रा में और सोमा बुआ सिर्फ अकेली घर में ही रहती है। और ऐसा करते करते ही उनको 20 वर्षों का समय जो है बीत चुका है। यूँ तो हर साल 1 महीने के लिए उनके पति उनके पास आकर रहते थे, पर कभी उन्होंने अपने पति की प्रतीक्षा नहीं की, उनकी राह में आंखें नहीं बिछाई। इनके जो पति हैं 11 महीने के लिए कहाँ रहते हैं, तीर्थ ये जो है घूमते रहते हैं और सिर्फ 1 महीने के लिए घर आते हैं। लेकिन फिर भी सोमा बुआ अपने जो है पति की प्रतीक्षा नहीं करती है। क्यों नहीं करती? जब तक उनके पति उनका मन और रहता, उनका मन और भी मुरझाया रहता, क्योंकि पति का स्नेही व्यवहार का अंकुश उनके रोजमर्रा के जीवन की अबाध गति से बहती स्वच्छंद धारा को कुंठित कर देता। उनके पति जब उनको उनके घर आते थे 1 महीने के लिए, 11 महीने के लिए जो है कहाँ चले जाते थे, तीर्थ यात्रा। लेकिन जब 1 महीने के लिए आते थे, फिर भी उनके पति उनसे अच्छे से बात नहीं करते थे। मतलब उनका स्नेहहीन जो व्यवहार है वो सोमा बुआ को अच्छा नहीं लगता था। उस समय उनका घूमना फिरना, मिलना जुलना बंद हो जाता था। और सन्यासी जी महाराज से तो यह भी नहीं होता कि 2 मीठे बोल बोलकर सोमा बुआ को एक ऐसा संबल ही पकड़ा दे जिसका आसरा लेकर वह वियोग के 11 महीने काट दे। जब उनके पति घर आते हैं तो सोमा बुआ का घूमना फिरना, मिलना जुलना सब जो है बंद हो जाता है। और जो सन्यासी जी हैं यानी कि उनके पति, वो जो है उनसे अच्छे से बात भी नहीं करते। तो इस तरह वो जो है अपना अकेलापन वो जो है काटते आ रही है। इस स्थिति में बुआ को अपनी जिंदगी पास पड़ोस वालों के भरोसे ही काटनी पड़ती है। किसी के घर मुंडन हो, छठी हो, जनेऊ हो, शादी हो या गमी, बुआ पहुंच जाती है और छाती फाड़ करके काम करती है, मानो वो दूसरों के घर नहीं अपने ही घर काम कर रही हो। अब सोमा बुआ बिल्कुल क्या हो जाती है दोस्तों, अकेले पड़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में उनको जो है क्या करना पड़ता है, आस पास वालों के साथ रह करके अपना जो जीवन है वो जो है काटती है।
अपने पड़ोसियों के साथ मिल कर के या फिर और कहीं जो उनके नाते रिश्ते हैं उनके साथ मिल कर के जो है जीवन यापन करती है। और किसी के घर यदि कोई भी कार्यक्रम होता है, जैसे छठी, मुंडन हो गया, शादी वगैरह हो गया, तो सोमा बुआ वहाँ जाती है और अच्छे से काम करती है। ऐसे काम करती है जैसे वो दूसरे के घर नहीं बल्कि खुद के घर में काम कर रही हो। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजकल सोमा बुआ के पति घर आए हुए हैं और अभी अभी कुछ कहा सुनी हो चुकी है। बुआ आंगन में बैठी धूप खा रही है, पास रखी कटोरी से तेल लेकर हाथ में मल रही है और बड़बड़ा रही है। अभी जो उनके पति हैं 1 महीने के लिए आए हुए हैं, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। मतलब उनके पति अभी आए हुए हैं और सोमा बुआ और उनके पति के बीच क्या हो रहा है, कहा सुना, मतलब उनके बीच जो है कुछ अनबन चल रही है, बड़बड़ा रही है। और सोमा बुआ क्या कर रही है, आंगन में बैठी हुई, मतलब धूप खा रही है, सर्दी का शायद मौसम चल रहा होगा, तो वो जो है धूप सेक रही है और उसके हाथों में क्या है, तेल, वो जो है मालिश कर रही है और बड़बड़ा रही है। इस 1 महीने में अन्य अवयवों के शिथिल हो जाने के कारण उनकी जीभ भी सबसे अधिक सजीव और सक्रिय हो उठती है। तभी एक हाथ से फटी साड़ी और पापड़ लेकर के ऊपर राधा भाभी उतरी। जब उनके पति आते हैं तो उनका जो घूमना फिरना सब क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। हमने पहले भी पढ़ा, उनके पति आते हैं तो वो जो है घूमना फिरना सब बंद कर देती है, लेकिन सिर्फ उनका क्या चलता है, जीभ, जुबान बस ही चलता रहता है। वो जो है बहुत बड़बड़ा रही थी। कौन? सोमा बुआ। फिर एक राधा भाभी, उनकी पड़ोसी है राधा भाभी, वो जो है आती है एक फटी साड़ी और पापड़ को हाथ में लेकर के। कहाँ पर? छत में। क्या हो गया बुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो? फिर सन्यासी जी महाराज ने कुछ कह दिया क्या? अभी जो राधा भाभी है उससे पूछती है, क्या हो गया बुआ, क्यों तुम बड़बड़ा रही हो? क्या क्या फिर से झगड़ा हो गया क्या सन्यासी जी महाराज से? ऐसा करके, अरे मैं तो कहीं चली जाऊं, सो ही इन्हें नहीं सुहाता। कल चौंक वाले किशोरी लाल के बेटे का मुंडन था, सारी बिरादरी को न्योता था। मैं तो जानती थी कि ये पैसे का ही गुरूर है जो मुंडन पर भी सारी बिरादरी को न्योता दिया है, पर काम उन नई नवेली बहुओं को संभलेगा नहीं, तो सब जल्दी चली गई। अब सोमा बुआ जो है राधा भाभी को बताती है कि कल जो है चौंक वाले किशोरी लाल एक व्यक्ति हैं, उनके यहाँ क्या था, मुंडन का कार्यक्रम था। और वो बोलती है कि ये सारे जो है पैसे का ही गुरूर है जो मुंडन के कार्यक्रम पर सारी बिरादरियों को क्या देते हैं, न्योता ही देते हैं। तो ऐसा वो जो है उनके बीच सोमा बुआ और राधा भाभी, इनके बीच क्या चलता है, बात चल रहा है। और मैं जो है उनके घर कहाँ चली गई थी, ये जो सोमा बुआ है वो किशोरी लाल के घर चली गई थी, तो इसी को ये जो है बता रही है। और हुआ भी वही। और सरक कर बुआ ने राधा के हाथ से पापड़ लेकर सुखाना शुरू कर दिया। ये जो है छत में बैठे हुए हैं, यहाँ चित्र में देख सकते हैं ऐसे कुछ, और पापड़ ये जो है सुखा रहे हैं और बातें कर रहे हैं। कल की बात ये जो है बता रही है कि जब वो जो है किशोरी लाल के घर गई हुई थी। एक काम घर से नहीं हो रहा था, अब कोई बड़ा बूढ़ा हो तो बतावे या कई कभी किया हो तो जाने। सोमा बुआ बताती है कि उनके घर जब मैं गई थी, यानी कि किशोरी लाल के घर मुंडन में जब गई थी, तो कोई भी उनका कार्य जो है अच्छे से नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि उनके घर कोई बड़ा बूढ़ा नहीं था जो बताने वाला हो। गीत वाली औरतें मुंडन पर बन्ना बन्नी गा रही थी, मेरा तो हंसते हंसते पेट फूल गया। और उसकी याद से कुछ देर पहले का दुख और उसका आक्रोश जो है धुल गया। अब ये जो है कल की सारी बातें किसको बता रही है, राधा भाभी को। और बोलती है कि जो गीत गाने वाली जो महिला थी, जो औरतें थी, वो जो है बन्ना बन्नी का गीत जो है गा रही थी मुंडन के कार्यक्रम पर। और ऐसा कहते कहते जो सोमा बुआ है वो हंस पड़ती है। और इससे पहले जो उसका जो दुख था, उनके सन्यासी जी के साथ, उनके पति के साथ जो झगड़ा हुआ था, वो सारी चीज़ें वो जो है भूल जाती है। अपने सहज स्वभाव रूप में वे कहने लगी, भट्ठी पर देखा तो अजब तमाशा, समोसे कच्चे ही उतार दिए गए और इतने बना दिए गए तो 2 बार खिला दो, और गुलाब जामुन इतने कम पड़ गए कि एक पंगत में भी पूरे न पड़े। फिर वो जो है किशोरी लाल के घर के कार्यक्रम के बारे में बताती है कि उसके यहाँ इतने समोसे बना दिए गए कि 2 बार भी खिला दो तो भी बच जाते हैं, और गुलाब जामुन को बहुत कम बना दिया गया था। उसी समय खोया मंगा करके गुलाब जामुन बनाए। दोनों बहुएं और किशोरी लाल तो बेचारे इतने जश्न मार रहे थे कि क्या बताऊं। अब ये बताती है सोमा बुआ कि उनके घर क्या कम पड़ गया था, गुलाब जामुन। अब उनके घर कार्यक्रम हो रहा है, गुलाब जामुन कम पड़ गया था, तो जो सोमा बुआ है वो क्या करती है, खोया मंगाती है और नए नए गुलाब जामुन फिर से बनवाती है। तो जो किशोरी लाल था, उनके घर के जो लोग हैं वो उनका जश्न मार रहे थे। कहने लगे, अम्मा तुम न होती तो आज भत उड़ जाती, अम्मा तुमने आज लाज रख ली। तो किशोरी लाल इनको बोलते हैं कि यदि आप नहीं होते तो हमारा मजाक बन जाता है। ऐसा करके ये सारी बातें वो जो है राधा भाभी के साथ पापड़ सुखाते सुखाते बता रही है। तुमने राज रख ली, मैंने तो कह दिया, अरे अपने ही काम नहीं आवेंगे तो कोई बाहर का काम आवेगा ही नहीं। ये तो आजकल इतना रोटी पानी का रहता है, नहीं तो मैं सवेरे ही चली आती। तो सोमा बुआ बोलती है किशोरी लाल को, मैं तो तुम्हारे घर की ही हूँ,
घर के काम नहीं आएंगे तो क्या बाहर वाले काम आएंगे, ऐसा करके उनको बोल देती है। और आजकल क्या है, सन्यासी जी इनके पति आए हुए हैं तो इनको रोटी पानी उनके भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है, नहीं तो ये जो है बहुत जल्दी आ जाती है, ऐसा करके बताते हैं। तो सन्यासी महाराज जी क्यों बिगड़ पड़े और क्या बोलते हैं, आज तुम्हारा आना जाना अच्छा नहीं लगता बुआ। मतलब अब जो राधा भाभी है सोमा बुआ से पूछती है कि सन्यासी महाराज जो है क्यों गुस्सा हो गए, क्यों बिगड़ पड़े, ऐसा करके तुम्हें उनका आना जाना अच्छा नहीं लगता क्या, ऐसा करके इनको बोलती है। यूँ तो मैं कहीं आऊँ जाऊँ सो ही इन्हें नहीं सुहाता, और फिर कल किशोरी लाल के यार बुलावा नहीं आया। अरे मैं तो कहूँ कि घर वालों को कैसे बुलावा, वे लोग तो मुझे अपनी माँ से कम नहीं समझते, नहीं तो कौन भला यूँ भट्टा और भंडार घर सौंप दे। अब इनके बीच कहा सुनी किस बात पर हुई थी, सोमा बुआ और उनके पति के बीच। ये जो सोमा बुआ है वो बिना बुलाए कहाँ चली गई थी, किशोरी लाल के घर जो है चली गई थी, तो इसी कारण उनके पति इनसे क्या कर दिए थे, नाराज थे, उनको इनके बीच जो है झगड़ा हुआ था। तो यहाँ पर सोमा बुआ बोलती है कि वो तो मेरे घर वाले हैं, बिना बुलाए भी मैं चली जाऊँगी, ऐसा करके। और कौन मेरे ये जो है सब अपना मानती, इस कारण जो है ऐसा बोल रही है। पर इन्हें कौन समझावे, कहने लगे तो जबरदस्ती दूसरों के घर में टांग अड़ाती फिरती है। और एकाएक उन्हें क्रोध भरी वाणी और कटु वचनों का स्मरण हुआ आया, जिनकी बौछारें कुछ देर पहले ही उनसे होकर के गुजरी थी। याद आते ही उनके आंसू फिर से बहने लगे। अब इन ये जो राधा भाभी सोमा बुआ दोनों जो है बात कर रहे हैं, अब ये जो है बताती है कि मैं जो है कल किशोरी लाल के घर कहाँ गई थी, मुंडन कार्यक्रम में गई थी। तो मेरे पति यानी कि जो सन्यासी जी हैं इनके पति सोमा बुआ के, वो जो है नाराज हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम जो है बिना बुलाए सबके घरों में जाती रहती हो, उनके काम में टांग अड़ाती हो। इस कारण इनके बीच क्या हुआ था, झगड़ा हुआ था। और फिर से उन सारी चीज़ों को याद करके जो है सोमा बुआ के आंसू निकल पड़ते हैं। फिर क्या होता है, अरे रोती क्यों हो बुआ, कहना सुनना तो चलता रहता है, सन्यासी जी महाराज 1 महीने को तो आकर रहते हैं, सुन लिया करो और क्या। फिर सोमा जो राधा भाभी है वो कहती है रो मत बुआ, ऐसा करके उसको चुप कराती है और बोलती है कि सिर्फ 1 महीने के लिए आपके पति आते हैं, चुपचाप सुन लिया करो, ऐसा करके। सुनने को तो सुनती हूँ पर मन दुखता ही है, 1 महीने को आते हैं पर कभी मीठे बोल नहीं बोलते। मेरा आना जाना इन्हें नहीं सुहाता। सो तू बता राधा, ये साल के 11 महीने हरिद्वार रहते हैं और इन्हें तो नाते रिश्ते वाले कुछ लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर सोमा बुआ बोलती है अब तू ही बता राधा, इनका जो है मैं आना जाना इनको अच्छा नहीं लगता, और अपने जो है ये 11 महीने कहाँ चले जाते हैं, हरिद्वार चले जाते हैं, और 1 महीने के लिए भी आते हैं तो मेरे से अच्छे से बात नहीं करते। तो इस प्रकार वो जो है अपना दुख राधा भाभी के सामने प्रकट करती है सोमा बुआ। मैं भी सबसे ताड़ कर बैठूं, चली जाऊं कैसे चले। मैं तो इससे कहती हूँ कि जब पल्ला पड़ा है तो अंत समय तक साथ ही रखो, सो तो इनसे नहीं होता। यदि मैं भी सब तोड़ ताड़ करके, इनके पति जो है सबको छोड़ करके कहाँ चले जाते हैं, तीरथ में। तो सोमा बुआ बोलती है कि मैं भी यदि तीरथ में चली जाऊंगी तो कैसे चलेगा, ऐसा करके सारा धर्म कर्म यही लूटेंगे, सारा जस यही बटोरेंगे, और मैं अकेली अकेली पड़ी पड़ी यहाँ इनके नाम का रोया करूँ। सोमा बुआ बोलती है ये तो सारा जो है धर्म कर्म लूटते हैं, जस लूटते हैं, और मैं यहाँ अकेली पड़ी पड़ी रोती रहती हूँ, ऐसा करके। उस पर से कहीं आऊँ जाऊँ वह भी इनको बर्दाश्त नहीं होता, और बुआ फूट फूट करके रोने पड़ी। अब ये बताते बताते जो बुआ है वो रो पड़ती है, अपने पति का दुख बताते बताते रो डालती है। राधा ने आश्वासन देते हुए कहा रो मत नहीं बुआ। अरे वे इसलिए नाराज हुए कि तुम बिना बुलाए जो है चली गई थी। अब राधा भाभी उनको समझाती है कि आप जो है किशोरी लाल के घर बिना बुलाए चली गई थी, इसलिए जो है नाराज हो गए, ऐसा करके। बेचारे इतने हंगामे में बुलाना भूल गए तो क्या मैं मान कर बैठ जाती, फिर घर वालों को कैसे बुलाना। मैं तो अपनेपन की बात जानती हूँ। अब सोमा बुआ बोलती है हो सकता है बेचारे लोग जो है बहुत बिजी रहे होंगे इसलिए बुलाना भूल गए होंगे, तो क्या मैं भी बिना बुलाए मतलब नहीं जाती क्या, ऐसा करके बोलती है। और ये जो है मेरे अपने हैं इसलिए मैं चली गई, ऐसा करके बताते हैं। कोई प्रेम न रखे तो 10 बुलावे पर भी न जाऊँ, और प्रेम रखे तो बिना बुलाए भी सिर के बल चली जाऊँ। सोमा बुआ बोलती है यदि मेरे से कोई प्रेम रखता है तो मैं बिना बुलाए भी चली जाती हूँ, और यदि मेरे से कोई प्रेम नहीं रखता तो मैं 10 बार भी बुलाए तो भी मैं नहीं जाऊँगी, ऐसा करके। मेरा अपना हरखू होता और उसके घर काम होता तो क्या मैं बुलाव के भैसे बैठी रहती, और मेरे लिए जैसा हरखू वैसा किशोरी लाल। आज हरखू नहीं है, इसी से दूसरों को देख करके मन भरमाती रहती हूँ, और वे हिचकियाँ लेने लगी। हरखू उनके बेटे का नाम है जो मर चुका है, सोमा बुआ के बेटे का नाम जो कि जवानी में गुजर चुका है। तो किशोरी लाल को वो जो है अपना बेटे जैसा मानता है, तो उसी को जो है याद कर लेता है, और अपने बेटे को याद करके उसकी जो आंखें हैं वो भर आती है, वो जो है हिचकियाँ लेने लगती है। पापड़ों को फैलाकर स्वर भरसक कोमल बनाकर राधा ने कहा तुम भी बुआ बात को कहाँ से कहाँ ले गई, अब चुप भी हो जाओ। अच्छा देखो तुम्हारे लिए एक पापड़ भून कर लाती हूँ, खाकर बताना कैसा है। और वह पापड़ लेकर के ऊपर चढ़ गई। अब राधा भाभी उनको जो है चुप करवाती है। क्यों चुप करवाती है, वो जो है अपने बेटे को याद करके रोने लगती है। तो राधा भाभी उनको चुप करवाती है और बोलती है
तुम भी बुआ बात को कहाँ से कहाँ ले गई, चलो चुप हो जाओ, मैं तुमको पापड़ भून कर लाती हूँ, खा करके बताना कैसा है ऐसा करके। फिर क्या होता है, कोई सप्ताह भर बाद बुआ बड़े प्रसन्न मन से आई और सन्यासी जी से बोली, सुनते हो देवर जी के ससुराल वालों की किसी लड़की के संबंध भागीरथी के यहाँ हुआ है। वे सब लोग यहीं आकर ब्याह कर रहे हैं। देवर जी के बाद तो उन लोगों से संबंध ही नहीं रहा, फिर भी हम समझी हैं। अब एक आध सप्ताह जो है का समय बीतता है, तो क्या होता है, एक दिन जो सोमा बुआ है बहुत क्या होती है, खुश होकर के आती है और अपने पति सन्यासी जी उनको बोलती है कि हमारे देवर जी के ससुराल वालों का यहाँ पर क्या होने वाला है, मतलब शादी का ये जो है बात है, विवाह का बात ये जो है बताती है कि उनका जो है हम यहाँ पर उनकी ससुराल वालों का किसी लड़की के यहाँ पर क्या हुआ है, भागीरथी के साथ जो है संबंध तय हुआ है, मतलब शादी तय हुआ है, और यहीं आकर वो जो है क्या करने वाले हैं, शादी करने वाले हैं, और हम क्या हैं, समधी हैं ऐसा करके। वे तो हमको बुलाए बिना नहीं मानेंगे और बोलते हैं कि वे हमको शादी में जरूर बुलाएंगे। समधी को आप फिर कैसे छोड़ सकते हैं। और बुआ पुलकित होकर हंस पड़ी और वो बोलती है कि हमको जो है जरूर शादी में बुलाएंगे ऐसा करके, और जो है बहुत खुश हो जाती है कि अब शादी में हमको जाना है। सन्यासी जी की मनोपेक्षा से उनके मन में ठेस पहुंची, फिर भी वे प्रसन्न रही। फिर भी उनके जो पति हैं वो चुपचाप रहते हैं, इससे उनके मन में जो है थोड़ा सा ठेस पहुंचता है। फिर भी जो बुआ है वो चुपचाप रहती है। इधर उधर वे इस तरह प्रगति की खबरें लाती। आखिर एक दिन वह सुनाई कि उनके समधी यहाँ आ गए हैं और जोर जोर से तैयारियां हो रही है। सारी बिरादरी को दावत दी जाएगी, खूब रौनक होने वाली, दोनों ही पैसे वाले ठहरे। अब सोमा बुआ क्या करती है, जैसे ही उसको पता चलता है कि शादी होने वाला है और हमको जो है शादी में न्योता दिया जाएगा, तो वो जो है शादी की खबर लाती थी और बहुत खुश हो जाती थी, क्यों, हमको शादी में जाना है ऐसा करके। और उनको जो है बाद में पता चला कि सब ये जो है आ गए हैं और शादी का जो तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और दोनों बहुत ही शादी में मज़ा आने वाला है, क्योंकि दोनों जो पक्ष हैं वो पैसे वाले हैं ऐसा करके इनको पता चलता है सोमा बुआ को। क्या जाने हमारे घर तो बुलावा ही आएगा या नहीं, देवर जी को हमारे 25 बरस हो गए, उसके बाद से कोई संबंध ही नहीं रखा, रखेगा भी कौन, यह काम तो मर्दों का होता है। मैं तो मर्द वाली होकर भी बेमर्द की हूँ। और एक ठंडी सांस लेकर उनके दिल से आह निकली। अब यहाँ पर क्या होता है, फिर से सोमा बुआ सोचती है कि क्या पता हमको बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे शादी में, क्यों, क्योंकि उनके देवर को मरे हुए कितने 25 वर्ष हो गए हैं और ये जो नाते रिश्ते हैं वो संबंध अब नहीं रखते, ऐसा करके वो जो है सोचती है और बोलती है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या होता है, अरे वाह बुआ, तुम्हारा नाम कैसे नहीं होगा, तुम तो समधिन ठहरी, देवर चाहे रहे ना रहे कोई रिश्ते थोड़ी टूट जाता है, दाल पीसती हुई घर की बड़ी बहू बोली। अब ये जो है आस पड़ोस वाली इनकी कोई बड़ी बहू थी, वो बोलती है सोमा बुआ को, अरे बुआ तुमको तो जरूर बुलाएंगे, तुम तो क्या हो, समधी हो, ऐसा करके उनको बोलती है। देवर के खत्म हो जाने से रिश्ता थोड़ी टूटता है क्या, ऐसा करके उनके बीच क्या होता है, बातचीत होता है बुआ नाम है, मैं तो सारी लिस्ट देख कर आई हूँ, विधवा ननंद बोली। बैठिए बैठे 2 कदम आगे सरक कर बुआ ने बड़े उत्साह से पूछा, तू अपनी आंखों से देख कर के आई है, नाम नाम तो होना ही चाहिए। अब एक विधवा ननंद रहती है इनके घर में, वो बोलती है कि बुआ जो शादी का जो कार्ड है, जो इनवाइट जो लिस्ट है, उसमें आपका भी नाम है ऐसा करके। तो सोमा बुआ बहुत खुश हो जाती है और उसको बहुत अच्छे तरीके से खुश होकर के पूछती है, क्या क्या तुमने अपनी आंखों से नाम देखा है क्या, ऐसा करके। मतलब जो बुआ है वो शादी में जाने के लिए बहुत खुश रहती है। मैंने सोचा कि क्या जाने आजकल के फैशन में पुराने संबंधियों को बुलाते हैं या ना हो। और बुआ बिना 2 पल रुके वहां से चल पड़ी। अपने घर जाकर सीधे राधा भाभी के कमरे में चढ़ी और बोलती है, क्यों री राधा, तू तो जानती है कि नए फैशन वाली लड़की की शादी में क्या दिया जाए। अब ये जो है खुश हो जाती है, कौन, सोमा बुआ, कि उसका नाम भी कहाँ है, हाँ उस लिस्ट में है जिसमें शादी का लिस्ट है, उसमें इसका नाम है। तो ये जो है कहाँ चली जाती है, राधा भाभी के रूम है वहाँ पर चली जाती है और पूछती है कि शादी में जाना है मेरे को, तो मैं कौन सा गिफ्ट दूँ, मेरे को नहीं पता, तुम ही बता दो, नए फैशन वाली जो लड़की है तो क्या इसको गिफ्ट लेकर के जाऊँ ऐसा करके। समझियों का मामला ठहरा, सो भी पैसे वाले, खाली हाथ जाऊँगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो पुराने ज़माने की ठहरी, तू ही बता दे क्या दूँ। अब कुछ बनाने का समय तो था ही नहीं, 2 ही दिन बाकी है, सो कुछ बना बनाया ही खरीद लाना। ये जो सोमा बुआ है राधा भाभी के पास जाती है, बोलती है कि मैं जो है शादी में जा रही हूँ, तो मुझको जो है एक अच्छा सा गिफ्ट ला करके देना। तुम जो है, मैं तो पुराने ज़माने की हूँ, मुझको नहीं पता, तुम ही अच्छे से कोई गिफ्ट ला करके मेरे को दे देना, ऐसा करके जो है इनके बीच बातचीत होता है। और क्या होता है कि अब जो है जो शादी है वो सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, तो कुछ बना भी नहीं सकती, इसलिए जो बना बुनाया मिल जाए उसी को मैं रख लूँगी, ऐसा करके इनके बीच जो है बातचीत होता है। तो ये रहा आज का हमारा पार्ट 1। पार्ट जो है लंबा है, तो इसको जो है पार्ट 1 यहीं पर समाप्त करते हैं।
वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि इसका प्रश्न उत्तर आपको चाहिए तो वीडियो जो है यूट्यूब चैनल में हमारे डल चुका है प्रश्न उत्तर, आप जो है जा करके देख सकते हैं। पार्ट 1 यहीं तक रखते हैं और पार्ट 2 बहुत जल्द हम इसका लाने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं इसी का नया पार्ट लेकर के, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।